ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, ओवर टू यू सपना मैम। थैंक यू डॉक्टर पूनम। मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर अनिल जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनकी सेवाओं की वजह से हमें डॉक्टर अनुपम राज जी के साथ में आज वार्तालाप करने का मौका मिला। तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताने से पहले उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगी। आज जहाँ डॉक्टर्स की त्राहिमाम हो रही है, वहां आप समय निकालकर हमारे सभी पेशेंट्स के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम जी, और आपकी समाज सेवा को नमन करना चाहूंगी। वास्तव में सिर्फ जो आप कह सकते हैं बॉर्डर पे जो खड़े हुए हैं वो ही सिपाही नहीं है, आप भी देश में आज जिस तरीके की जंग लड़ रहे हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं सभी को बताना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम जी का मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है। आप एमडी मेडिसिन है, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है, एंड स्पेशली आपने डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हाइपरटेंशन, थायराइड, इस पे सर ने बहुत काम किया हुआ है। और आप फॉर्मर कंसल्टेंट भी रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल में। बिना किसी देरी के मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत मान और सम्मान के साथ में। डॉक्टर अनुपम राज जी, ओवर टू यू सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस डॉक्टर, अनम्यूट योर माइक। यस आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही जी। तो आज जैसा कि विषय रखा गया है कोरोना महामारी के विषय में, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हालांकि आजकल मीडिया की तो सबको जानकारी है, लेकिन एक संक्षेप में इसके बारे में बात करना शुरू करें तो ये एक प्राइमरीली रेस्पिरेटरी डिजीज है जो पहली बार वुहान चाइना में डिटेक्ट हुआ था। और डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी आवाज। वॉल्यूम बढ़ा लें डॉक्टर साहब, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए प्लीज। जी हाँ। एक सेकंड। अब आ रही? हाँ जी अब बेटर है जी। ओवर टू यू डॉक्टर। तो 31 दिसंबर 2019 में क्योंकि पहला केस कंफर्म हुआ था, इसलिए कोविड-19, हालांकि मोस्टली ये पूरे वर्ल्ड में 2020 में फैला और 2021 में तो इंडिया में सेकेंड वेव में बहुत ही खतरनाक रूप के सामने। और कोई एज ग्रुप इसके लिए अछूता नहीं है, न्यूबॉर्न से लेकर 100 ईयर्स की एज तक सब इससे अफेक्टेड है। क्योंकि ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से स्प्रेड होता है। ओरल सिक्रीशंस, नेजल सिक्रीशंस, ये सिक्रीशंस जो हैं जनरली सेम रूट से, नेजल रूट से या ओरल रूट से, या कभी-कभी आई डॉक्टर साहब आपका म्यूट हो गया है माइक। ठीक है, आ रही है? जी मेरा सबसे निवेदन है, प्लीज बीच में आप लोग अपना माइक अनम्यूट ना करें। जो भी क्वेश्चन है आप या तो हैंड रेज करिए या चैट बॉक्स में लिखिए। डॉक्टर अनुपम थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, हल्का सा। हाँ, थोड़ी आवाज कम आ रही है डॉक्टर आपकी ना। जी डॉक्टर अनुपम जी। वॉल्यूम और बढ़ा देता हूँ। हाँ जी वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है जी। ये मैं सभी को बताना चाहूंगी, ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे भी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं जी। तो जी डॉक्टर, अब ऑडिबल हूँ? यस पहले से थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी अभी भी वॉइस कम है। अब ऑडिबल? हाँ नाउ इट्स बेटर, आई थिंक दैट वुड बी फाइन सर। ठीक है।
तो ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से स्प्रेड होने वाला डिजीज है। हमारे ओरल सिक्रीशंस या नेजल सिक्रीशंस, खांसी छींक के साथ जो सिक्रीशंस बाहर आते हैं, ये सबसे कॉमन मोड है इसको स्प्रेड करने के, और सेम रूट से एंटर भी करता है। ये मतलब हमारे नेजल पैसेज से, ओरल कैविटी से एंटर करता है बॉडी में। आईज भी एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू जा सकता है, कि जैसे अगर हमारी आंख में कोई सिक्रीशन चले जाते हैं, तो क्योंकि इंटरनली ये सारे पैसेजेस आपस में कनेक्टेड है, तो इसके थ्रू ये बॉडी में फैल सकता है। जनरली इन्फेक्शन के 2 दिन से 2 हफ्ते लगते हैं पेशेंट को सिम्टोमेटिक होने में। सभी मरीज सिम्टोमेटिक नहीं होते, करीब 30-40% लोग हो सकता है एसिम्टोमेटिक रह जाएं। कुछ लोगों में बहुत माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, हल्का फुल्का बदन दर्द या थोड़ा हल्का बुखार। तो 80-85% तक पेशेंट्स जो होते हैं उनको सिम्टम्स माइल्ड ही रहते हैं, लेकिन 15 से 20% केसेस में सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, सांस की तकलीफ होने लगती है, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और 2 से 5% केसेस में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इस वायरस के अगेंस्ट अभी मेडिकल साइंस के पास कोई बहुत कारगर इलाज नहीं है। तो इलाज बेसिकली जो सिस्टम अफेक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए, कि अगर हमें सांस की तकलीफ है तो हम सांस को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बुखार है, बुखार को कम करने की कोशिश करते हैं। खांसी है, उसके हिसाब से दवा देते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली सपोर्टिव है। और ये एक फेज है जिसमें स्पेशली जो सेकेंड वीक ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि बॉडी की इम्यूनिटी ही इतनी इम्बैलेंस हो जाती है कि उसके बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं कि जो बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। बॉडी के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो सकती है, जो लंग्स हैं उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट होने लगती है, और अगर वो टाइम रहते उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो दैट कैन रिजल्ट इन डेथ। और इसका जो फर्स्ट वेव थी उसमें बेसिकली ये देखा गया था कि जो ओल्डर एज ग्रुप है वो ज़्यादा इफेक्टिव था, लेकिन सेकेंड वेव में तो ऐसा एज ग्रुप का क्राइटेरिया भी खत्म हो गया। करीब करीब हर एज ग्रुप के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और काफ़ी कम एज में, इवन लेस देन 20 में भी मोर्टालिटी देखी जा रही है, जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इस वेव का। दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन। अगर डॉक्टर हम अनुपम, जी प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो प्लीज। आई थिंक डॉक्टर आपका जो ये हेडफोन है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव आल्सो चेक, ये इसके बिना भी बहुत अच्छी आवाज आती है। अच्छा ठीक है, मैं हाँ जी, इसको आप हटा इसको के, रिमूव कर दीजिए जी हाँ डॉक्टर ठीक अनु। है, इसको ऐसा करते हैं कि डॉक्टर सपना का वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, इनकी सेटिंग इसमें ठीक है माइक्रोफोन के अंदर। विदाउट हेडफोन में भी मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मीनवाइल डॉक्टर अरेंज करते हैं। तो मैं प्रदीप अग्रवाल जी, शिव मित्तल जी, आशुतोष जी, बबीता अग्रवाल जी, अनीता जैन जी, आप सबका स्वागत करना चाहूंगी। ममता तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है। संजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जया जी, आपका भी स्वागत है। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ जी। अब आवाज आ रही है मेरी? यस, नाउ इट्स बेटर डॉक्टर। यस, जी। तो अब मेरे ख्याल से हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से जो बात कर लें, क्योंकि ये तो बहुत लार्ज डॉक्टर ये टॉपिक। पता कैसे चलेगा कि हम डायबिटिक हैं जी बॉडी सिम्टम्स से, अगर आप गाइड कर दें तो। नहीं नहीं, आप पूरी बात नहीं समझ पाया, मैं एक बार फिर से पूछें। जी, ये पता कुछ सिम्टम्स भी तो होते होंगे जिससे हम खुद डायग्नोस कर सकें कि हम एक तरह से डायबिटिक हो चुके हैं। नहीं, हम डायबिटिक हो चुके हैं वो कैसे डायग्नोस करेंगे? हाँ, जैसे डायबिटिक कुछ सिम्टम्स तो होते होंगे ना बॉडी जो डायबिटीज शो करती है। डायबिटीज की डायग्नोसिस तो देखिए शुगर की टेस्ट के बिना नहीं संभव है। लक्षण तो उसके होते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेट लॉस होता है, मुंह सूख सकता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, स्किन के इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो सकते हैं,
तो ये जो है कॉमन सिम्टम्स हैं, और ज़्यादा लंबे टाइम तक शुगर कंट्रोल रहेगी तो वेट लॉस सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर डायग्नोसिस के वेट बिना बिना अगर वेट ब्लड टेस्ट के इंक्रीज कर नहीं रहा है संभव। डॉक्टर, पता अगर वेट इंक्रीज कर रहा है वेट इंक्रीज करना ना डायबिटीज के लिए प्री डिस्पोज करता है, तो जो बॉर्डर लाइन पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर वेट इंक्रीज हो। तो वेट इंक्रीज होना डायबिटीज के लिए प्री डिस्पोज करता है, उससे डायबिटीज नहीं होती, मतलब वो डायबिटीज का लक्षण नहीं है, पर डायबिटीज करने में एक वजह है वेट इंक्रीज होना। जो ये शुगर है, वाइट चीनी जिसे बोलते हैं, ये काफी हेल्प करती है शुगर डायबिटिक ले जाने में पेशेंट को। नहीं समझ पाया, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा जो ये बोलेंगे चीनी तो। है हम खाते हैं ना, जी शुगर, जी। हाँ। ये क्या काफी हेल्प करती है डायबिटिक करने में किसी भी किसी पेशेंट को? किसी देखिए, डायबिटीज का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर शुगर बहुत बढ़ जाती है, और वो जी शरीर उस शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो हम जी चाहते हैं कि खून में बहुत शुगर ना रहे। तो अगर जी कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई भी चीज मीठी जो है, चाहे वो जी चीनी है, चाहे गुड़ है, चाहे शक्कर है, शहद है, तो जो भी मीठी चीज है उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर वो हम लेंगे तो शुगर जल्दी, क्योंकि सिंपल है तो फौरन एब्जॉर्ब होगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी, खून में जल्दी पहुंचेगी, तो उसका लेवल जल्दी बढ़ जाएगा। तो कोई भी मीठी चीज जो है वो डायबिटीज को बढ़ाएगी। तो कोई ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं है जो बॉडी के अंदर से इंसुलिन बनाता है, बॉडी का पार्ट कोई भी, हम उसको थोड़ा सा एनर्जाइज कर दें कि दैट विल नहीं, बी एबल टू कंपनसेट ऑल दिस एक्सरसाइज डेफिशिएंसी? इंसुलिन को तो नहीं असर डाल सकता, पर एक्सरसाइज जो है बॉडी के रिस्पांस को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी की बढ़ती है अगर आदमी एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है तो। और फिजिकली एक्टिव लोग जो हैं उनका जनरली वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो वो कम होती है अगर आपका वेट नॉर्मल रेंज में है। जितना ओवरवेट ज़्यादा होगा कोई पर्सन, उतना उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और उसकी बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो डायबिटीज जल्दी मैनिफेस्ट होगी। एक्चुअली आजकल लाइक इन जेल 24 आवर्स घर के अंदर ही है, तो जो डाइट है वो बढ़ जाती है थोड़ा सा। जैसे टी है, ये फ्रीक्वेंट हो गया 3 to 4 टाइम्स ए डे। देखिए, इस इसमें डिसिप्लिन का रोल है कि या तो हम अपने खाने में ऐसी चीज रखें जो ज्यादा मीठी ना हो, कम से कम सिंपल शुगर उसमें कम से कम हो। और दूसरा ये है कि चाहे घर के अंदर जितनी गुंजाइश है वॉक करने की, एक्सरसाइज करने की, अगर हमारे घर पे कुछ साइकिल या ट्रेडमिल टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज करें, ये करें। अगर हम देख रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारी कैलोरी कंजम्पशन कम है, तो हम कैलोरी इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करें। Okay, thank you. Next question will be थैंक from यू डॉक्टर। Dr. Poonam side. Dr. Poonam, please unmute yourself. नमस्ते डॉक्टर अनुपम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो सेकेंड वेव ही चल रही है और इतना नुकसान हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और डॉक्टर्स के ऊपर भी इतना बर्डन है। अभी बात हो रही है कि थर्ड वेव भी आ रही है, तो थर्ड वेव का क्या मतलब है कि और केसेस पीक पर होंगे अभी? क्या सेकेंड वेव का भी पीक आया है या नहीं आया? थर्ड वेव से क्या मतलब है? थोड़ा एक कॉमन मैन को थोड़ा समझाएंगे कि क्या है ये? देखिए, सेकेंड वेव जो है प्रोबेबली ये सबसे खराब है। थर्ड वेव में वो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होंगे जो सेकेंड वेव में कम अफेक्टेड हैं। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, आपने अगर सीरो सर्वे का डेटा देखा तो उसमें अगर सितंबर में भी दिल्ली में 20-30% तक लोग अफेक्टेड थे, जब फर्स्ट वेव के बाद का हिस्सा था। तो सेकेंड वेव में मेट्रोज में एटलीस्ट जो है बहुत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है अफेक्टेड हो चुकी होगी, या किसी भी ऐसी जगह जहां बहुत सारे केसेस सेकेंड वेव में हुए हैं उसमें ऐसी पॉपुलेशन जो अफेक्ट हो सकती है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन जो है वो काफी कम रहेगी। तो थर्ड वेव जब भी आएगी से अक्टूबर नवंबर, तो उस टाइम ऐसी जगह पर केसेस के चांसेस कम है। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे अभी केसेस कम होंगे क्योंकि वहाँ मोबिलिटी कम है, या इंटीरियर्स है, या पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ऐसी जगह जनरली थर्ड वेव में अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर नया वायरस स्ट्रेन आता है जो ऑल्टर हो गया है, तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सेकेंड वेव में इफेक्ट हुए उसके बाद भी वो थर्ड वेव में हो जाए। हम लोग सेकेंड वेव में भी देख रहे हैं कि एक मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन ऐसी है जो फर्स्ट वेव में अफेक्ट हुई थी और वो दोबारा इन्फेक्ट हो गई है, तो ऐसा भी हो सकता है।
पर स्टिल एक मोटा जो assumption है वो ये कि थर्ड वेव won't be as severe as second wave. Probably this is the deadliest wave. और जो पीक की बात है तो प्रोबेबली 1 to 2 वीक्स अभी हैं पीक आने में, और मोर्टेलिटी का पीक देखिए वो 10 से 12 दिन पीछे चलता है केसेस के पीक से। अभी हमारे जो डेटा है वो 4 लाख केसेस 4000 डेथ का था करीब का। तो अभी ये 4000 डेथ तब हैं जब 15 दिन पहले केस शायद हमारे 2,500 और 3,000 के बीच में थे। तो ये 4 से 4.5 या कुछ जगह प्रोजेक्शन 6 लाख केसेस तक का भी है कि अगर पर डे होंगे तो मोर्टेलिटी में इंक्रीज, आगे के दिनों में मोर्टेलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। तो मई जो है वो बहुत टफ टाइम है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि युवाओं थर्ड वेव में बच्चे और यंग लोग ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। हाँ, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जो लॉकडाउन है वो बेसिकली यंग पॉपुलेशन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है, और वो एटर्नली रिस्ट्रिक्ट नहीं रखी जा सकती। गवर्नमेंट भी नहीं रख सकती, लोग भी नहीं रख सकते। अभी सबको पता था सेकेंड वेव आ रही है, लेकिन कंपल्सन होने के बावजूद ना गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा पा रही है, ना हम अपने आप को घर में बंद कर पा रहे हैं। तो यंग पॉपुलेशन को तो बचाने के लिए वैक्सीनेशन इज द ओनली ऑप्शन। अब जितना एग्रेसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल पाए और उसको लोग जितना एंथुसियास्टिकली उसको एक्सेप्ट कर लें, जैसे पहले थोड़ी हेजिटेंसी थी वैक्सीन की, वो चीज़ नहीं हो और वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो प्रोबेबली थर्ड वेव के इफेक्ट को मिटिगेट कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू पूनम सिंह जी। नेक्स्ट वी हैव आशुतोष गोयल जी। आशुतोष गोयल जी, please unmute yourself. Am I audible? Yes, you are very well audible. Yes. Good evening, doctor. Okay, myself, I had been suffering from COVID from last 14 days. Today is my 14th day. In fact, even 15th day, and the CT was very nominal. It was 27, and I had very little fever. So on the second day or the third day, I had some oxygen issues as well, which was very well improved by prone sleeping. But right now the problem is that the blood test report shows a WBC count very high and some infection, and this fever has not gone down. I'm still suffering from fever, and that is around 100. It reaches till 100 in the night, and in the morning it drops down to 98.1. So just can you let me know exactly what is going on? Is something, should I go out of the isolation, or is it something, some sort of additional, maybe like any other viral or bacterial infection might has been captured or something? ये आपकी दवाओं को देखे बिना कहना मुश्किल है। अभी आपकी क्या मेडिसिन चल रही है? अभी कल तक मेरे पास में डॉक्सी एंड सेफ्टम एज वेल एज मेड्रॉल 8 mg चल रहा था, which has been, साथ में कुछ nebulizer चल रहे थे, which has been used from today. So medrol has been reduced from 8 mg to 4 mg now, and सेफ्टम जितना भी था ये सब इनका एंटीबायोटिक का खत्म हो गया है। This is 7+5 days. I have already taken it for 13 days. अभी मैं ले रहा हूँ विटामिन डी एंड जिंक विटामिन एज वेल एज दिस मेड्रॉल 4 mg एंड नेबुलाइजर 2 times a day. अच्छा, अभी आपका सैचुरेशन ठीक रहता है, SpO2 मेंटेन रहता है? 96 का स्कोर आ रहा है। अच्छा, और रूटीन एक्टिविटी में, नहाने धोने में, वॉशरूम आने जाने में, खाना खाने के बाद कुछ ऐसा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम कुछ नहीं महसूस हो रही है। इनफैक्ट मैं सुबह को अच्छा खासा अनुलोम विलोम भी कर ले रहा हूँ 1 घंटा धूप में बैठ के। बट थोड़ा सा मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि दैट मे बी लाइक कई बार माइंड पे थोड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा नॉमिनली आई फील दैट सम सॉर्ट ऑफ हैवीनेस लिटिल बिट ऑन द राइट साइड अबव द हार्ट। अच्छा, और रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस लास्ट कब हुए आपके? CRP या डी डाइमर ऐसा कुछ? डी डाइमर वाज less than 150 and CRP was 1.7. ये कब की रिपोर्ट है? आजकल, परसों? की रिपोर्ट है 4 days बिफोर की। 4 days बिफोर की। और अगर हम ट्रेंड देखें तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या स्टेबल ट्रेंड था? इससे पहले की रिपोर्ट से आपके बढ़ रहे थे या स्टेबल रहे? Declining. WBC is also declining as well as D dimer and C reactive also declining. अच्छा, D dimer because report says both the cases 150 less than 150. देखिए, अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ना तो ये
थोड़ा सा सेटल होने में किसी किसी पेशेंट में टाइम लगता है। आपकी स्टेरॉइड की डोज टेपर हो रही है तो उससे काउंट्स पे फर्क पड़ेगा, काउंट जो बढ़ रहे हैं वो कम होने चाहिए। फीवर कभी कभी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ऑल्टर हो जाता है, इस वजह से भी फीवर बना रहता है। तो अगर फीवर 100 के नीचे है तो और मेडिसिन को रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपके पास एंटीबायोटिक कवरेज भी अच्छा है, सेप्टम दे रहे हैं, इसी से रिस्पॉन्स कर जाना चाहिए। जो वार्निंग साइन होंगे वो हमेशा यही होंगे कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन अगर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ब्रेथलेसनेस बेसिक एक्टिविटी पर हो जा रही है, तो एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है कि आप 6 मिनट जो है अपनी कंफर्टेबल स्पीड पर वॉक करके देखें। एक बार वॉक करने से पहले अपना ऑक्सीजन देखें और एक बार वॉक करने के बाद देखें क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरता है। अगर वो सिग्निफिकेंटली गिर रहा है 3% से ज़्यादा तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है, और अगर वो ऐसा नहीं गिर रहा है, आपका बीपी ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, तो रिकवरी स्लो है लेकिन इट शुड हैपन। ठीक है। 6 minute walk test I did, doctor. Yesterday I tried and previous also. उसमें 1-2 डाउन जाता है. It does not goes much. Like अगर 3% नहीं जाता। जी 97 है तो 95 तक आएगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता है। ठीक है, जी ठीक है। तो आप जो है ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टेमिना भी कम हो जाता है। ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। और सीटी स्कैन हुआ था क्या आपका? सीटी स्कैन में थोड़ा सा अर्ली स्टेज में करा लिया था मैंने, उस समय कोई इन्फेक्शन नहीं दिखाया सीटी स्कैन की रिपोर्ट में। इट सेज नो इन्फेक्शन ऑफ कोविड, अदर लिटिल बिट इन्फेक्शन इट शोड दैट सर्टेन अदर इन्फेक्शंस आर देयर। इस सीटी स्कैन में कितने दिन हो गए आपके? इट हैज ऑलमोस्ट नाउ 10 days। थोड़ा जल्दी हो गया सीटी स्कैन। ठीक है, अगर आप सेचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं और आपका बीपी ठीक है तो आपका काउंट्स भी सेटल हो जाएगा और आपका टेम्परेचर भी सेटल हो जाना चाहिए अगले 2 से 3 दिन के अंदर। और अगर ये फिर भी परसिस्ट करता है, चेस्ट में हैवीनेस रहती है, सेचुरेशन फॉल होता है, तो फिर वी शुड गो फॉर अ रिपीट एक्सरे, एटलीस्ट हमें करके देखना चाहिए। ओके, ठीक है। सो आई गो फॉर एक्सरे। मैंने वैसे आज प्लान कर लिया है, कल मैं एक्सरे करा रहा हूँ एंड हाँ, तो वो एक ब्रॉड आइडिया तो देगा, क्योंकि सीटी हो चुका है, इससे रिपीट सीटी तो बहुत जल्दी नहीं कराते। एक एक्सरे हम करा के देख सकते हैं। ठीक है। okay. As well as should I come out of the isolation now because 15 days already हो चुके आइसोलेशन हैं। से बाहर तब तक नहीं आना जब तक आप एसिम्प्टोमेटिक हुए आपको 3 दिन नहीं हो जाते हैं। जैसे आपका बुखार आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, 3 दिन आपने बुखार की कोई दवा नहीं ली है, तो और आपको 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं सिम्टम ऑनसेट को, तब हम आइसोलेशन के बारे में, इससे बाहर आने के बारे में सोचेंगे। उससे पहले जब तक आप सिम्टोमेटिक है तब आना ठीक नहीं है आइसोलेशन के बाद। ओके, थैंक यू। ओके। आई होप आशुतोष जी आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर मिले। फिर भी आपको जरूरत हो तो अपना प्रिस्क्रिप्शन आप जो हमने नंबर दिए हुए हैं उसमें सेंड कर सकते हैं, और बाद में भी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। हमारे 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल हैं, डिफरेंट डे पे डिफरेंट डॉक्टर्स हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अनीता जैन जी का हैंड रेज हुआ है। अनीता जैन जी। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी कि जैसे वैक्सीनेशन की आजकल ड्राइव चल रही है, तो उसके लिए वैक्सीन कराने से पहले या इमीडिएटली बाद कोई प्रिपरेशन या कोई ऐसा प्रिकॉशन जो कि हमको लेना हो, स्पेशली लाइक कुछ लोग कहते हैं ब्लड थिनर के बारे में फॉर कोविशील्ड। ब्लड थिनर के बारे में देखिए, बहुत ब्लड थिनर में एक पर्टिकुलर क्लास है, हम लोग उसको कॉमनली जो सॉल्ट यूज होता है या ब्रांड यूज होता है वॉर्फ है, वॉरफेरिन सॉल्ट है। तो जिनको वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं ना, कि उनके बॉल में कोई परेशानी हुई थी, बॉल की सर्जरी हुई है या प्लांट है या बॉल नैरो हो गया है या बॉल रिप्लेस हुआ है, ऐसे पेशेंट्स में वॉरफेरिन चलता है। और उसमें ये होता है कि ब्लड थिनिंग एडिकेट है या नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा INR एक फैक्टर होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो किसी भी इंजेक्शन से, वैक्सीन नहीं, किसी भी इंजेक्शन से ब्लीडिंग हो सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। एक प्रोफाइलेक्सिस के लिए एस्पिरिन या इकोस्प्रिन चलती है कार्डियक पेशेंट में, उस ब्लड थिनर से इस वैक्सीन में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी ले रहा है रेगुलर बेसिस पे लगवा सकता है वैक्सीन। राइट सर। जैसे एक स्पेसिफिक केस में अगर आपको बताऊं, जैसे मुझे एक बार किसी ने बताया था कि मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी हाई था, तो ही सेड कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका ब्लड बहुत थिक हो, तो कितना था? उसमें 17 आया था। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये बताया कि बहुत थिक हो सकता है, तो एक
डाउट ये था कि ऐसा तो नहीं कि अगर जैसे कोविशील्ड ली जाती है तो अगर ब्लड थिक है और एस्पिरिन नहीं ली हुई तो उस वजह से कोई क्लॉटिंग हो जाए या इस टाइप से कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। देखिए अभी कोविशील्ड के साथ ना हीमोग्लोबिन 16-17 की कोई रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है एंटी क्लॉटिंग एजेंट कोई भी एंटीकोगुलेंट लेने के लिए। और अगर कोई आदमी यंग पर्सन जो फिजिकली एक्टिव है बेड पर नहीं है तो फिर उसमें बॉडी में क्लॉटिंग ऐसे नहीं होती। मतलब कोई प्रोवोकिंग फैक्टर होना चाहिए। जनरली यंग पेशेंट में क्लॉटिंग तब होती है जब वो बेड रिडन होते हैं किसी भी वजह से, कि कोई ट्रॉमा है, चोट लगी है, रेस्ट एडवाइस है। तो उस केस में अगर कोई सेडेंटरी है, बिल्कुल बेड पर है, तब तो क्लॉटिंग की पॉसिबिलिटी है। एक्टिव पर्सन में ऐसे क्लॉटिंग नहीं होती। तो प्रोफिलैक्सिस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एस्पिरिन लेने की या कुछ इस टाइप नहीं, से? प्रोफाइलैक्सिस के लिए अभी कोई भी ऐसा हीमोग्लोबिन बढ़ने पर ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देखा मैंने कि 16 या 17 हीमोग्लोबिन की किसी को जरूरत है। राइट सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, एक चीज पूछनी थी। जो ब्लड थिनर है, अगर हम पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं तो ये भी कुछ हेल्प करता है ब्लड को थिन करने में? नहीं, देखिए पानी को या किसी भी चीज को बॉडी ना में एक ऑटोमेटिक रेगुलेटर है, उसे जितना पानी रखना है उतनी रखेगी। मतलब हम फोर्स नहीं कर सकते बॉडी को किसी चीज के लिए कि हम 2 लीटर ज्यादा पानी ले लेंगे तो फिर बॉडी उसे रख लेगी। तो बॉडी को जितना रखना है उतना रखेगी, बाकी यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। तो सिर्फ पानी की इनटेक को अल्टर करके हम ब्लड को थिन नहीं कर सकते। और जो ब्लड थिन वर्ड है ये एक थोड़ा सा लेमन टर्म के लिए क्या देते हैं, एक्चुअली कोअगुलेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके कंसंट्रेशन को अल्टरेशन करने की बात है कि उनकी टेंडेंसी ब्लड की क्लॉटिंग की बढ़े या घटे। इसके उनके गाढ़ा या पतला होने से मतलब नहीं। तो ये विटामिन डी और ये विटामिन सी आजकल काफी खाए जा रहे हैं, ये साइड इफेक्ट भी कुछ डालते हैं क्या बॉडी के ऊपर? साइड इफेक्ट की विटामिन डी की जो डोज रिकमेंडेड अभी है वो हफ्ते में एक बार 60,000 IU की है, तो वो ऐसी डोज नहीं है कि टॉक्सिसिटी हो जाए। विटामिन सी भी दिन में 1 या 2 बार 500 mg लेना है, वो भी टॉक्सिक डोज नहीं है। तो अगर विटामिन डी कोई रोज ही खाने लगेगा और लंबे समय खा लेगा तो हो सकता है उसका नुकसान हो, बट जो डोज रिकमेंडेड है उस डोज पर खाने में कोई टॉक्सिसिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू। मेरा सबसे एक ही प्रार्थना है कि जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपने हैंड रेज करिए और अब 1 बाय 1 हम उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाएंगे। ठीक है, अब मैं संजीत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को 18th ऑफ अप्रैल को गले में खराश हुआ और थोड़ा सा फिब्रिस सा लगा, और ऐसा मेरे बेटे को 20th को हो गया, फिर वाइफ को हुआ। तो हम मतलब पूरी फैमिली 4 लोग हैं, 2 बेटे हैं और हम हस्बैंड वाइफ है। हम 4 लोग को इस तरीके का सिम्टम होने लगा, फिब्रिस सा, कोल्ड सा, टेम्परेचर बिलो 100 हम लोग का होता था। फिर हम लोगों ने जिंक एंड विटामिन डी सी, ये सब जो मल्टीविटामिन होते हैं, ये सब हम लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। और अभी एज ऑफ नाउ हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ठीक है। स्मेल कुछ लोगों का चला गया है, कभी स्मेल आता है कभी स्मेल नहीं आता है, टेस्ट का भी वैसे ही है। तो क्या अब हम लोगों ने अपने आप को मान लिया कि हम लोग को माइल्ड सिम्टम है मैम, और हम लोगों ने कोई टेस्ट नहीं कराया, तो क्या अभी हम लोग अपने आप को मान के चले कि हम लोग कोविड पॉजिटिव है या इसके बाहर आ गए हैं? आपका रेजिडेंस कहाँ है? राजनगर एक्सटेंशन में है सर। एनसीआर में। देखिए एनसीआर में तो इस तरह के सिम्टम्स को हम कोविड ही मान रहे हैं अनलेस प्रूव अदरवाइज। और टेस्ट में भी ऐसा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करीब 50-60% तक सेंसिटिव है, जो आरटीपीसीआर है वो भी 80-85% तक है। तो पॉजिटिव केसेस उसमें भी मिस हो सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स 18 अप्रैल को थे तो 12 दिन उधर और 5-6 दिन इधर, करीब 17-18 दिन हो गए हैं। 3 दिन से ज़्यादा अगर आपका बुखार नहीं रहा है और सिर्फ टेस्ट और स्मेल का इशू है, खांसी, सांस की तकलीफ, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप रिकवरी फेज में हैं और नॉन इन्फेक्टिव हैं। यस सुरजीत जी, माइट भी वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पूनम जी, जी आपने हैंड रेज हेलो किया। हाँ जी, हाँ जी, जी हेलो हेलो। सॉरी मैम, मेरा क्वेश्चन बाकी लग गया था।
वैक्सीन के लिए फिर हम कब एलिजिबल है कि वैक्सीन ले सकते हैं? वैक्सीन के लिए जनरली इन्फेक्शन के 4 हफ्ते का गैप रिकमेंडेड है। तो आप ये समझें कि मई एंड से आप वैक्सीन के बारे में जा सकते हैं, 20 मई ऑनवर्ड्स। मई एंड तक जा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग डॉक्टर। मेरा क्वेश्चन था कि एसपीओटी लेवल तो ठीक है 96, 97, 98 आ रहा है, उसके साथ में जो पल्स रेट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? पल्स रेट कई वजहों से बढ़ सकता है। बुखार में पल्स रेट बढ़ता है, एंजाइटी से पल्स रेट बढ़ता है, हीमोग्लोबिन कम हो तो भी पल्स रेट बढ़ सकता है। तो पल्स रेट 60 से 100 तक की रेंज जो है नॉर्मल मानी जाती है एडल्ट्स में। बाकी आपके फिजिकल एक्टिविटी के लेवल पर है। जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनका टुवर्ड्स लोअर साइड रहता है 70 के आसपास। इनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो 80-90 के बीच में रह सकता है। तो पल्स रेट अगर बुखार के साथ 110, 112, 15, 20 तक जा रही है तो वो एक्सपेक्टेड है। बुखार के साथ इतना पल्स रेट बढ़ सकती है। लोअर साइड में? पार्डन? लोअर साइड में? लोअर साइड में कुछ पेशेंट्स में जो है रिकवरी फेज में थोड़ा पल्स रेट कम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। मतलब डिजीज प्रोसेस जब एक्टिव है तब तो वो ठीक चल रही होती है। वो जब रिकवरी फेज में आते हैं वो 60, 55, 52 ऐसी भी देखी जाती है। Okay. अगर किसी का पल्स रेट 60 से नीचे जाता है तो एक बार ईसीजी करा के देख लेना चाहिए कि रिदम नॉर्मल है कि नहीं। अगर रिदम नॉर्मल है तो फिर उसमें कोई स्पेशल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ मेडिसिन भी पल्स रेट कम करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की ऐसी मेडिसिन चल रही है जो पल्स रेट पर असर डालती है तो उस मेडिसिन को विड्रॉ करते हैं। मेरी बिटिया है 19 ईयर्स की, तो उसका वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज हो चुके हैं उसका एज ए मेडिकल स्टूडेंट। उसका पल्स रेट काफी हाई आता है, 110 समटाइम्स। तो ये 110 कब से आता है? उसका एक्चुअली अभी क्या है, 3 दिन से सिम्टम था घर के अंदर में सभी को, तो वी स्टार्टेड टेकिंग केयर कि हाँ भाई फीवर सा था, सभी को फीवर आया, तो हम लोग सब घर के अंदर में। सो नाउ वी आर डेली मॉनिटरिंग फॉर लास्ट 3 डेज कि हाँ भाई क्या है। तो टेम्परेचर तो ठीक है, इट इज वेरिंग बिटवीन 98.6 टू 99.4, 99.6 उसका टेम्परेचर इसी रेंज में है लास्ट 3 डेज के अंदर में। उसका ऑक्सीजन एसपीओ2 लेवल भी 98, 97 चल रहा है, लेकिन उसका पल्स रेट जो है वो मतलब 116, 110, 102, 100 अबव, 100 के अबव ही मतलब है लगातार। हाँ देखिए, इसमें दोनों फैक्टर हैं। जैसे अगर हल्का बुखार होगा तो भी पल्स रेट बढ़ सकती है। हो सकता है उसका बेसलाइन पल्स रेट भी 90 के आसपास रहता है, क्योंकि हमें पहले के डेटा नहीं है इसलिए हम कह नहीं सकते। बाकी अभी के करंट सिनेरियो में एंजाइटी भी एक फैक्टर है, क्योंकि जिसको भी बुखार हो रहा है या गले की दिक्कत हो रही है और चारों ओर इतनी नेगेटिव न्यूज हैं कि एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है, इस वजह से पल्स रेट ज्यादा हो सकती है। पर 112, 14, 15 पल्स रेट अलार्मिंग नहीं है। अलार्मिंग। अच्छा डॉक्टर, मैंने 2 अप्रैल को लिया था फर्स्ट डोज, और सेकंड कोविडशील्ड थी, तो आई वाज थिंकिंग कि भाई 15 मई के आसपास में आई विल गो फॉर द सेकंड डोज। बट अभी जैसे सिम्टम्स मेरे को आए हैं, नाउ इट हैज बीन 4th डे, मींस 3rd मई को मेरे को सिम्टम्स थे। आई डोंट नो, मैंने आज टेस्टिंग के लिए दिया है, सो आफ्टर 2 days ऑन 8th आई विल बी नोइंग कि फॉर श्योर whether I have COVID or not. तो RT-PCR again I don't know RT-PCR कितना correct है, but I am considering कि भाई most likely I have as of now. So when should I go for the second dose? सेकेंड डोज में अगेन 4 वीक का गैप रखना ठीक होगा। जैसे आपने फर्स्ट डोज ली थी 2 अप्रैल को, तो आपको 6 हफ्ते पर ले सकते थे आप, मतलब 15 मई के आसपास। अब हमारा 3-4 मई से सिम्टम आए, और अगर हम 15 दिन का इसका ड्यूरेशन मान लें 18 मई बस, तो उससे अगर हम 2 से 4 हफ्ते गैप रखें, आप जून में ले सकते हैं फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट राकेश आर्या जी का क्वेश्चन है। राकेश आर्या गर्ल जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ, वैसे मेरा क्वेश्चन वैक्सीन के रिगार्डिंग था। अभी पीछे पूनम जी ने वही बात करी है कि मेरी फर्स्ट डोज जो लगी है 8 अप्रैल को लगी है, तो सेकंड डोज कोवैक्सीन लगी थी, तो सेकंड डोज कितने दिन बाद लगाए? कोई टाइम का बड़ा वेरिएशन आ रहा है। कोवैक्सीन में आजकल 6 वीक्स के लिए है। कोवैक्सीन में आपका 8 अप्रैल से 6 वीक में 21 दिन इधर होगा, 21 दिन इधर, समझ लीजिए 20 मई के आसपास। 20 मई तक लगवा लेनी चाहिए, 20 मई के बाद लगवानी चाहिए?
देखिए 6 वीक इज द रिकमेंडेड टाइम, तो उससे 2-3 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब आप 15 से 25 वीक के बीच में लगवा सकते हैं। ऐसा है कि जो कट ऑफ होते हैं, डेट होती है, वो हमेशा आर्बिट्रेरी होती है ना, एग्जैक्टली तो एक रफ गाइड की तरह होती है, उससे हम 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा जी। और पहली वैक्सीन अगर कोवैक्सीन लगी तो सेकंड में कोवैक्सीन ही लगनी है ना, या कोविशील्ड तो नहीं लगवानी? अभी तक तो जो वो रिकमेंडेशन है वो ऐसे ही है, मिक्स डोज के ऊपर अभी कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर कोविशील्ड लगी है तो क्या हम कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, या अगर कोवैक्सीन लगी है तो क्या कोविशील्ड लगवा सकते हैं। इंडिया में अभी ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अभी सेम वैक्सीन की रिकमेंडेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, next, Shikha Garg ji. Shikha Garg ji, please unmute your mic. जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। मेरा ये पूछना है कि मेरे छोटे भाई को आज गले में हल्की सी खराश और बॉडी में दर्द है काफी, तो क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं? फीवर नहीं है उनको, थोड़ी पल्स रेट थोड़ी कम है। आज से शुरू हुआ? हाँ, आज सुबह से। देखिए अगर गले के लक्षण हैं तो टेम्परेचर मॉनिटर करना स्टार्ट करें, अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो ऑक्सीजन भी मेजर करना शुरू करें। 1-2 दिन में कई बार सिम्टम पहले दिन नहीं होते, सेकंड थर्ड डे आते हैं। तो अगर बुखार आता है या तेज बुखार आता है या गले के सिम्टम बढ़ते हैं, कुछ सांस के सिम्टम बढ़ते हैं, तब तो जांच करानी जरूरी है। अगर 1-2 दिन में बुखार नहीं आता, गले के सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं, तो कोई विशेष कारण नहीं। इस बीच में जो प्रोवोकिंग फैक्टर है उनसे बचना चाहिए कि ठंडा, खट्टा, स्पाइसी, ऑयली ऐसा ना खाएं। इसी वजह से कम ना तो करें। उनको क्वारंटीन रखें क्या? नहीं, आइसोलेशन में रहना या क्वारंटीन में रहना मतलब इट इज बेटर, क्योंकि इतना कॉमन है आज की डेट में इन्फेक्शन, और जनरली फैमिली के एक मेंबर को होता है तो बाकी लोग होने की पॉसिबिलिटी सिग्निफिकेंटली हाई होती है। तो अगर वो अपने आप को एक कमरे तक रेस्ट्रिक्ट रखेंगे तो बाकी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ओके शिखा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज गुप्ता जी का। पंकज गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं जलापुर हरिद्वार से पंकज गुप्ता। जी जी। सर मैं अपने बड़े भैया के कांटेक्ट में आ गए थे, उनको पॉजिटिव थे। तो 17 तारीख को सर मेरे बड़े भाई साहब हैं अनूप कुमार गर्ग, जलापुर में। जी जी। तो मैं उनके कांटेक्ट में रहा थोड़ा सा टाइम। तो शुरू में तो उनकी आरटीपीसीआर नेगेटिव आई थी, लेकिन बाद में जब उनका सीटी स्कैन कराया तो पॉजिटिव आया। जी। तो मैं जैसे मुझे पता लगा मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था सर, और करीबन मैं 13 दिन आइसोलेट रहा हूँ। इस बीच में मैंने अपना आरटीपीसीआर भी कराया तो वो भी नेगेटिव आया मेरा, और सीटी स्कैन भी और डी डायमर सब मेरा नॉर्मल आया। लेकिन मेरे गले का जो खराश है वो अभी तक गई ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम मेरे गले की खराश की हो रही है। अच्छा, आपको वेदर चेंज होने के साथ पहले भी गले में खराश की समस्या रही है? हाँ सर, पूर्व में ही मेरी गले की खराश की प्रॉब्लम रही है, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम रही है मेरी। हाँ, तो गले की खराश के लिए कई लोगों को चेंज ऑफ वेदर के साथ ऐसी दिक्कत रहती है, क्योंकि 13 दिन हो गए हैं और आपको सिम्टम नहीं आए हैं, और जो आपने टेस्ट कराए हैं वो भी सब नॉर्मल रेंज में ही आए हैं। तो उस कंडीशन में गले की खराश के लिए तो एंटी एलर्जिक जो भी सिट्राजिन वगैरह होती है वो, और साथ में थोड़े बीटाडीन के गार्गल्स, ये हेल्प करेंगे। एसी वगैरह का ध्यान रखें, कई बार ज़्यादा ठंडी हवा भी जो है गले को एक इरिटेंट की तरह एक्ट करती है। डस्ट एक्सपोजर, इन सब चीज़ों से बचें, इससे सेटल हो जाना चाहिए। बाकी कुछ सूदिंग लॉजेंजेस जैसे एलेक्स की गोलियां आती हैं चूसने के लिए, कभी गले में खराश है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने सिट्राजिन बताइए। जी, सिट्राजिन या कोई भी एंटीहिस्टामिनिक, सिट्राजिन आती है, लोरिडीन आती है, इलास्टिन आती है, मल्टीपल ऑफ देम। और इसमें एक बात है जो आपके सवाल से थोड़ी अलग है, पर एक बात सामने आई इसलिए कह रहा हूँ, जब तक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ना हो, जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन ना गिरे और डिजीज का दूसरा हफ्ता ना हो, सीटी स्कैन कराना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेडिकली रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि हम दूसरी बार सीटी स्कैन कराना अवॉइड करते हैं। पहला सीटी स्कैन तभी कराना चाहिए जब हमें लगे कि इससे हम कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। इसको एक टेस्ट की एक्चुअल में आरटीपीसीआर के टेस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी जो आरटीपीसीआर आई सर 20 तारीख को दी थी और 29 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई, 9 दिन बाद आई जब, 10 दिन बाद। तो इसलिए मन में एक वो डर वाली बात आ गई थी, बहुत ज्यादा खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी मुझे, बहुत ज्यादा कफ भी आ रहा था, खांसी भी हो रही थी। अब देखिए, अब तो खैर हाँ, उस समय बीच में काफी पीरियड ऐसा था कि टेस्ट नहीं हो पा रहे थे,
हाँ बट जी। ये क्योंकि इसमें कई लोग और भी सुन रहे हैं इन बातों को, तो अच्छा अच्छा। सीटी स्कैन का आज की डेट में काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि सीटी स्कैन एक डायग्नोस्टिक मोडालिटी की तरह यूज करना चाहिए। उसका एक टाइम है और उसके कुछ इंडिकेशन है, उसको आरटीपीसीआर का रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके। ओके, थैंक यू पंकज जी। वैसे डॉक्टर साहब से मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये सिटी स्कैन के लिए आजकल डॉक्टर रिकमेंड कर दे रहे हैं, और जो लोग थोड़ा सा भी डरे हुए हैं क्योंकि जिसको लगता है कि मुझे कोरोना हुआ तो मतलब अब मैं बचूंगा नहीं, एक ये जो माइंड सेट है इसको कितना जरूरी है ठीक करना। और दूसरी बात, सिटी स्कैन हमेशा लोग अपने इवन डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि पता नहीं कितने एक्सरे, जब 200-250 एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो सेम सिटी स्कैन में होती है। तो आई जस्ट वांट टू नो हाउ इट इज सेफ, और मतलब कैसे करना ठीक है। देखिए, जो रेडिएशन है उसकी डोज लाइफ टाइम डोज होती है कि हम पूरी लाइफ में कितना रेडिएशन हमारी बॉडी सेफली टॉलरेट कर सकती है। तो और हमें ये नहीं पता हमें आगे कितनी सीटी स्कैन की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम द अप्रोच इज कि जितना कम रेडिएशन से काम चल जाए उतने कम रेडिएशन से काम चलाना चाहिए। तो सीटी स्कैन का फायदा तब है कि अगर हमें लगता है कि अंदर लंग का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन हमें कोई क्लियर कट आइडिया नहीं हो रहा कि कितना है। अगर मरीज का ऑक्सीजन ठीक है और मरीज की सांस नहीं फूल रही है तो सिग्निफिकेंट लंग इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दूसरी बात, सीटी स्कैन की स्कोरिंग से ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस पे फर्क नहीं आता। ट्रीटमेंट उन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपका सीआरपी कैसा है, डिग्रामर कैसा है, टेम्परेचर कैसा चल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना चल रहा है, 6 मिनट ऑफ टेस्ट के रिजल्ट हैं, इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो सीटी स्कैन जो है वो सिर्फ हमें ये समझने में मदद करता है कि अभी लंग के अंदर की स्थिति क्या है। तो इसलिए सीटी स्कैन को पहले हफ्ते में तो यूजुअली नहीं कराना चाहिए फर्स्ट सिम्टम ऑनसेट से। और क्योंकि रेयर कंडीशन में हमें दोबारा सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये डिसीजन ट्रीटिंग फिजिशियन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आपको अभी सीटी स्कैन की जरूरत है या नहीं। एक या दो सीटी स्कैन जो है वो इतना रेडिएशन नहीं करते कि बहुत रिस्क होगा। और जो नई सीटी स्कैन मशीन है उनका रेडिएशन भी कई सौ एक्सरे के बराबर तो नहीं, पर शायद 50-60 एक्सरे के बराबर तो होता ही है। तो उतना भी रेडिएशन हम क्यों लें अगर उसके बिना काम चल सकता है। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट वी हैव प्रदीप बंसल जी। प्रदीप जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। डॉक्टर साहब, मेरे फादर को कोविड है, आज 11th डे है। उनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन ठीक आ रही है उनकी, बट उनको गले में जो है ना सॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज दवाई लेने में भी और सब उसमें दिक्कत है। खांसी नहीं है उनको, लेकिन गले में दर्द बहुत ज्यादा है। ये गले का दर्द अभी शुरू हुआ है या शुरू से चल रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, उनको 2-3 दिन से ज्यादा हो गया है, बाकी पहले कम था। उनको शुरू में उल्टियां हुई थी, उल्टियां शुरुआत उनको उल्टियों से हुई थी, वोमिटिंग से स्टार्ट हुआ था उनको। जी। पल्स रेट अभी वगैरह कैसे ठीक है? दवाएं चल रही है उनकी? उनकी दवाई डॉक्टर साहब एक तो फेवी फ्लू चल रही है, एक मेड्रोल चल रही है, मेड्रोल चल रही है, और बाकी जिंक। 11th डे है डॉक्टर साहब आज। फेवी फ्लू को? फेवी फ्लू को 11th नहीं है, फेवी फ्लू तो अभी 3 दिन हुए हैं डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, फेवी फ्लू चल रही है, मेड्रोल चल रही है, और बाकी डॉक्टर साहब वो एजी चल रही है एक जी, एजोथ्रिमाइसिन करके, और एक वो जिंक कोविड है और लिम्सी है। अच्छा ठीक है। बुखार कम हुआ है उनका पिछले 3-4 दिनों हाँ में? डॉक्टर साहब, बुखार कम है, पहले बुखार था, अब 2 दिन से फीवर नहीं है। ठीक है, देखिए फीवर रिस्पॉन्ड किया तो थ्रोट पेन पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और बाकी जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर हैं उनको देखकर जरूरत होगी तो एक एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं, जो आपकी प्रीवियस रिपोर्ट होगी सीबीसी की, सीआरपी की। और एक क्योंकि अब सीआरपी नॉर्मल है डॉक्टर साहब, उनका सीआरपी ज्यादा नहीं आ रहा है, सीआरपी 10 के अराउंड। सीआरपी कब हुआ आपका लास्ट जो टेस्ट था? ये डॉक्टर साहब अभी 3 दिन पहले टेस्ट दिया था मैंने, कल आई थी रिपोर्ट इसकी। अच्छा, 3 दिन पहले होता रिपोर्ट अभी? एक्चुअली हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरली 3 दिन बाद एक बार रिव्यू करके देखते हैं, जब भी चेंज ऑफ ट्रीटमेंट होता है। जैसे आपकी फेवी फ्लू स्टार्ट हुई है तो अब उसका असर क्या आ रहा है उसको 3-4 दिन पर एक बार रिव्यू करते हैं। तो जब भी आपके फिजिशियन रिव्यू कराएंगे सीबीसी और सीआरपी का, उसको देखकर अगर जरूरत लगेगी तो कुछ ऐड करेंगे। वैसे फीवर कम हुआ तो पॉसिबिलिटी है थ्रोट पेन के भी कम होने की। ठीक है, ओके। तो गले दर्द के लिए डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन आप अभी नहीं बताएंगे? गले दर्द के लिए हम कोई भी एनाल्जेसिक ऐड कर सकते हैं, जैसे मेफ्टल ले सकते हैं, मेफ्टल 500 खाने के बाद लेंगे। हाँ जी, मेफ्टल 500
mg की, और खाने के बाद लेंगे, खाली पेट नहीं लेंगे। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनिल जैन जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ समाज सेवी है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी जी, आप भी अपना क्वेश्चन पूछिए। प्लीज अनम्यूट योर माइक। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमें मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करनी चाहिए इन दिनों में, कोरोना काल में? देखिए, रश आवर में नहीं करनी चाहिए, ऐसी जगह नहीं करनी चाहिए जहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जहाँ स्पार्स पॉपुलेशन है, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे करके, अगर 6 बजे ज़्यादा लोग वॉक करते हैं तो 5:30 बजे कर लें। वॉक करने के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो उसको ब्लैंकेट रूप से बंद करने की रिकमेंडेशन नहीं है, पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विपिन अग्रवाल जी भी हैं। मैं चाहूंगी वो अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। जी विपिन अग्रवाल जी प्लीज। हाँ जी जी हेलो जी जी। हाँ, एक्चुअली मैं विपिन जी का बेटा बोल रहा हूँ। मेरे को क्या है ना, 6 डेज से इवनिंग टाइम में नॉर्मली फीवर आ जाता है 99 के आसपास। और क्या चीज है, मेन चीज मेरे स्टमक में और पसलियों में पेन है। मतलब इतना ज्यादा भी पेन नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, बट लेकिन कंटिन्यूअसली पेन चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं 6 डेज से तो जो कोविड का कोर्स है वो ले रहा हूँ, बट लेकिन अभी स्टमक के पेन में आराम नहीं मिला है मेरे को। और एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था कि आपको और कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप सीटी स्कैन के लिए मत जाओ। तभी मैंने सीटी स्कैन तो कराया नहीं है। तो शुड आई गो फॉर द सीटी स्कैन, और या फिर मैं कोई दूसरी मेडिसिन कौन सी ऐड कर सकता हूँ क्योंकि स्टमक पेन कर रहा? स्टमक पेन बता रहे हैं ना? हाँ जी। और मोशन यूरिन का क्या स्टेटस है? कोई लूज मोशन है या वॉमिटिंग है या बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कई दिन से मोशन नहीं आ रहा? एक्चुअली 2-3 दिन पहले मेरे को थोड़ा बहुत लूज मोशन फील हुआ था, बट लेकिन डाउट पूछना था। मैं आई आस्क द डाउट वंस। एक्चुअली उन्होंने गट ओके ऐड कर दी थी मेडिसिन, तो अभी जब से तो बेटर है। मतलब वो है नहीं, लूज मोशन नहीं है, बट पेन है फिर भी थोड़ा थोड़ा। खाने से बढ़ता है पेन आपका? सॉरी, खाना खाने से बढ़ता है पेन आपका? नहीं, मेरे उल्टा मेरे साथ क्या होता है कि स्टमक पेन तो मतलब हर 15 या 20 मिनट में भूख लग जाती है, और अगर मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है। और जो पसली वाला पेन है वो राइट हैंड साइड पसली में, वो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब माइल्ड। दोनों को बारी बारी से बताते हैं। आपकी कोई एसिडिटी की गोली चल रही है? पैन-डी, एसिलॉक, ऐसी कोई दवा खा रहे हैं? अभी मेरी जो मेडिसिन चल रही है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। अभी एक तो शुरुआत 3 दिन के लिए तो आइवरमेक्टिन चली थी, वो बंद हो गई। और एजिथ्रोमाइसिन चली थी 3 दिन के लिए, वो भी बंद हो गई। अभी डॉक्सी चल रही है, लिम्सी चल रही है, और ये जिनकॉनिया, और हफ्ते में एक कैल्सिरोल का सैशे, और एक उन्होंने क्योंकि पेट का वो था तो गट ओके करके मेडिसिन लिखी थी, वो चल रही है कंटिन्यूअसली। और एक वाइटाजाइम का सिरप चल रहा है, फिलहाल ये चल रहे हैं। कौन सा सिरप बताया आपने? वाइटाजाइम। वाइटाजाइम, अच्छा ठीक है। एक एसिलॉक आरडी गोली आती है, एसिलॉक आरडी, ये खाने से पहले सुबह शाम लें, ठीक है? एक रिपीट कर देंगे नेम सर? एसिलॉक, ACILOC, एसिलॉक एसिलॉक आरडी। आरडी, ठीक है सर। एसिलॉक आरडी सुबह शाम खाने से पहले लेंगे, इससे पेट दर्द में आराम आएगा। खाने में थोड़ा सा परहेज का ध्यान रखें, स्पाइसी ऑयली खाना नहीं खाना है, और खाने में की क्वांटिटी स्मॉल रख के फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रख सकते हैं, तो भी जो है पेट के दर्द में आराम होगा। और जैसे सर पसली में जो थोड़ा पेन चल रहा है कंटिन्यूअसली, पसली में दर्द के साथ है कि ऑक्सीजन अगर आपका ठीक है और बुखार नहीं है आपको, जैसे आपने कहा कि आपको और विशेष कोई सिम्टम नहीं है, तो पसली का दर्द जो है वो लंग्स से रिलेटेड होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर आपका जो रिसेंटली बायोमार्कर्स हुए हैं वो ठीक है, तो भी लंग की पॉसिबिलिटी इन्वॉल्वमेंट की बहुत कम है। और अगर नहीं हुए तो एक बार अपना जो है CBC, CRP, डी डाइमर, ये जो बेसिक मार्कर्स हैं, इनकी एक बार जांच करा लें। अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर तो एक CT स्कैन की जांच कराने से फ़ायदा होगा। अगर ये सब नॉर्मल है तो CT स्कैन में बहुत कुछ आने की संभावना बहुत कम है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, आप प्रेस्क्रिप्शन भी हमें सेंड कर सकते हैं, हम बाद में आपको इसकी कंसल्टेंसी भी और फ्यूचर में देंगे, ठीक है ना जी। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी नवीन गोयल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नवीन गोयल जी। हेलो सर, हेलो मैम।
मुझे नवीन जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप प्लीज अपना माइक थोड़ा सा चेक करिए। अभी ठीक है आवाज? हाँ, आपकी बेटर। डॉक्टर साहब, एक बार आप भी अपना माइक एक बार और चेक कर लीजिए प्लीज, थोड़ी वॉल्यूम कम हो गई है, मैं शायद सॉरी। थोड़ा धीरे बोलता हूँ, मैं और जोर से अच्छा बोलता अच्छा हूँ। अच्छा, ओके ओके। सर जी मैंने जी 26 मार्च को वैक्सीनेशन करवाया था। मैं 46 ईयर्स का एज का हूँ और मैं डायबिटिक हूँ। तो मैंने 40 उस समय 26 मार्च को अपना वैक्सीनेशन करवाया था और उसके बाद मुझे ट्रैवल करना था। एक्चुअली मुझे अपने नेटिव जाना था और मैं नेटिव गया और अनफॉर्चुनेटली 5 अप्रैल को मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया वहाँ पर। मैं थोड़ा सीवियर हो गया था, इसलिए मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल नहीं हो रही थी। अभी मैं वापस बैंगलोर आ चुका हूँ। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो अभी कल 2-3 दिन पहले बैंगलोर आ चुका हूँ। लेकिन अभी मेरा पोस्ट रिकवरी कब तक चलेगा? क्योंकि अभी भी मैं बहुत नॉर्मल फील नहीं करता हूँ। मुझे सुबह उठने में तकलीफ होती है। मेरा वेट 5-6 किलो गिर गया है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो मेरा BMI 20 आ गया है और शुगर तो ऑब्वियसली थोड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही है, कुछ 400 के आसपास चलती है, 300, 400, 250 इस तरह से फ्लक्चुएट होती है, जिसके लिए मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अपने डॉक्टर से। तो बट कोविड के ट्रीटमेंट का क्या क्या शेड्यूल है, कब तक मतलब फॉलो अप करना पड़ सकता है? ऑलमोस्ट मेरा आज करीबन करीबन 1 महीना हो रहा है। नहीं, देखिए, कोविड में जो एक्टिव डिजीज होता है वो तो शुरू में 2 हफ्ते में हो जाता है सेटल। जो इसके बाद वीकनेस है बॉडी में, स्टिफनेस है, किसी किसी को रेस्पिरेटरी कंप्लेन है, ये थोड़ा एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट में रह जाती है, जो कई बार महीनों भी परेशान कर सकती है। तो उसके लिए हमें ग्रेजुअली ना स्टेमिना बिल्डअप करना होता है। तो अगर मान लो, अगर आपको सुबह उठ के लगता है कि आपकी एनर्जी लेवल कम है, उठने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप उठ के 2 मिनट 4 मिनट वॉक करने की कोशिश करें और ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। और ऐसे ही रेस्पिरेशन में अगर आपको लगता है कि मेरे को सांस में तकलीफ हो रही है और आपके सीटी स्कैन में बहुत दिक्कत नहीं थी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो स्पायरोमेट्री की एक्सरसाइज होती है वो करें। उसमें देखिए कि आप धीरे धीरे आपका जो बॉल लिफ्ट करते हैं वो कितनी कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। शुगर प्रोबेबली आपके वेट लॉस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कोविड की बजाय, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं 300-400 अगर शुगर हो जा रही है, तो इसका मतलब इसमें वेट लॉस होगा, इतनी शुगर में तो वेट लॉस होगा। शायद आपका लाइफस्टाइल इतना ऑल्टर हो गया है कि सेम डाइट पर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसमें जो भी डायबिटीज के आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ कुछ मेडिसिन ऐसी भी है जो वेट गेन करने में हेल्प करती हैं, उन पे स्विच कर सकते हैं। और जो कोविड से रिलेटेड आपकी बॉडी का स्टेमिना कम हुआ है या वीकनेस है, वो ग्रेजुअली जाएगी। उसके लिए एक तरह से रिहैबिलिटेशन वाला काम करना होगा हमें, कि एक्टिविटी को ग्रेजुअली और सस्टेन मैनर में बढ़ाएं। तो इट मे टेक 4 to 6 weeks, बट इट शुड रिकवर। ओके। और एक और छोटा सा क्वेश्चन था। जी। मेरी सांस कभी कभी इन बिटवीन सोते समय या सोते समय अपने आप थोड़ी सी थोड़ा सा समझ नहीं पाया, मैं फिर से बताएं। सांस खींचती है। हाँ। एक जोर सी सांस आती है और हल्का सा चेस्ट पेन आता है, और ये बहुत रैंडम है, दिन में 2-3 बार या सोते समय रात में होता है। ये इसका क्या कनेक्शन है? ये जो पेन है इसका साइड एक ही है, चेंज होता रहता है? नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है, सेंटर ऐसा लगता है। मैंने अपने आप मैंने नहीं कोशिश की, बट मुझे जोर से एक सांस लेनी पड़ी, हल्का सा पेन हुआ और मैंने सांस छोड़ दी। और ये बहुत बहुत कम, दिन में 2 बार या रात में सोते समय 1-2 बार होता है। अच्छा, ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है किसी खास चीज का। इसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा, कि रिहैबिलिटेशन के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, वो आप करेंगे, ग्रेजुअली ये सिम्टम भी रिजॉल्व हो जाने चाहिए। ओके, तो आप बोल रहे हैं 4 हफ्ते तक मैं अभी कंटिन्यू करूँ हाँ, अपने? मतलब इसमें ये है कि अगर आप से पहले 2 किलोमीटर वॉक कर ले रहे थे और अभी आप 100 मीटर में थक जाते हैं, तो आपको ग्रेजुअली उस स्टेज तक जाने के लिए आपको धीरे 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 करके 3 से 5 दिन पर एक्टिविटी ग्रेजुअल लेवल में बढ़ानी होगी। और इट कैन बी रिगेन, बट इट विल टेक सम टाइम। पर उसमें थोड़ा सस्टेन रखना पड़ेगा एफर्ट को। कभी कभी होता है 1-2 दिन में हमें फायदा नहीं दिखता, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक मुझे हल्का सा और प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने कहा कि जैसे वीकनेस में ऐसा फीलिंग आ रही है कि आई एम ग्लाइडिंग, आई एम नॉट वॉकिंग बट आई एम ग्लाइडिंग, एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट माई सेल्फ। इज दैट related to this anything? वॉक कभी throughout the day, this is throughout the day. इंस्टेबिलिटी तो नहीं आती?
कि बैलेंस नहीं बन रहा, ऐसा तो नहीं नहीं होता? नहीं, ऐसा तो इतना ज्यादा नहीं है, बट आई कैन फील दैट आई एम नॉट 100%, आई कैन फील माई सेल्फ नॉट 100%, आई एम तो स्लाइटली ये ग्लाइडिंग ऑन माई legs, not standing but kind of touching, not firm on my feet. ये जो फीलिंग है, ये इससे कोविड से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा नहीं लगती, ये शुगर से रिलेटेड ज्यादा लगती है। अगर हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता तो हमारा जो बैलेंस परसेप्शन का सिस्टम है वो सब ऑप्टिमली वर्क करने लगता है। तो आपका शुगर इंप्रूव होने के साथ इसमें फर्क आना चाहिए। Okay, thank you, doctor. And one, sorry, I have to have one question. Sorry to take time, but हम लोग जब वापस आए तो अभी परसों से मेरी डॉटर मेरी वाइफ को, मेरी डॉटर को हुआ था कोरोना, और हम लोग रिकवर होके आए हैं, लेकिन परसों से मेरी डॉटर को थ्रोट इन्फेक्शन है। तो जस्ट जानना चाहता हूँ कि कैन इट बी जस्ट नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन, और इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग कोरोना अगेन इवन विद इन 1 month or 2 months टाइम? नहीं, 1 month में कोरोना दोबारा तो नहीं, मतलब कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में तो हम सोच सकते हैं कि किसी को 17-year-old female, perfect health. नहीं, कोई हेल्दी यंग एडल्ट में वी डोंट एक्सपेक्ट री इन्फेक्शन इन 1 month. Okay, because doctor said कि go for a COVID test, so we just wanted to know. देखिए ऐसा है कि अभी तो इतना ज्यादा फैला हुआ है ना कि पहली चीज दिमाग में ये आती है कि कोविड का टेस्ट करा लो, लेकिन अगर हम इस चीज को कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करें कि 1 महीने पहले ही हुआ था, 1 महीने में तो स्ट्रेन भी इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, और सेम स्ट्रेन से दोबारा इन्फेक्शन हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। तो वॉच करके रखें बस कि टेम्परेचर तो नहीं आ रहा, SpO2 पे फर्क तो नहीं आ रहा, कोई ब्रीदिंग से रिलेटेड सिम्टम तो नहीं डेवलप हो रहा। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बताएंगे आपके पास कितना टाइम है, बिकॉज आई नो आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है। और मेरा तो क्लिनिक का टाइम, वो कंसल्टेशन का टाइम शुरू हो चुका है मैडम। अच्छा हो गया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो भी एक इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आप मुझे अपना प्रेस्क्रिप्शन और डिटेल भेज दीजिए, हम डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके आपका कोऑर्डिनेशन कर देंगे। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ ममता जी का। ममता जी बहुत देर से हैंड रेज की हुई हैं, प्लीज ममता जी। जी, और मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में भी कुछ आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम बाद में ले लेंगे। कल भी हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर एसोसिएटेड होंगे, तो प्लीज आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब की भी अपनी व्यस्तता है। जी ममता जी, प्लीज ओवर टू यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब ये बताइए, लोग बोलते हैं कि आइवरमेक्टिव ले लो वीकली तो नहीं होगा प्रिकॉशनली, क्या ये सच है कि ऐसे ही ले लें इसके फिर साइड इफेक्ट्स होते रहें? नहीं, आइवरमेक्टिन बहुत सारी डोजेस नहीं रिकमेंडेड है, मतलब आप 0, 7, 28 ऐसे करके ले सकते हैं। आइवरमेक्टिव 12 mg जो होता है। हाँ 12 mg की जो है वो ऐसे लोगों के लिए शुरू के फेज में रिकमेंडेशन आई थी कि जो डेली जिनका इंटरेक्शन है पेशेंट से, केयर टेकर्स के लिए, उनके लिए हेल्प करती है। अभी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है उसमें कहीं ऐसी चीज नहीं है, पर आइवरमेक्टिन काफी पुरानी दवा है, इतनी अनसेफ नहीं है कि अगर आपने 3, 4, 5 खुराक आइवरमेक्टिन की खा नहीं, जैसे मैंने वीकली शुरू किया था, अभी लास्ट 2 वीक मेरा हो गया है, तो लूं कि नहीं? हाँ जी। नहीं, ऐसे आइवरमेक्टिन खाने से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए तो हमें वैक्सीन पे भरोसा कर सकते हैं। नहीं, वैक्सीन तो मेरी सर दोनों डोज हो गई है। तो फिर आइवरमेक्टिन की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आपकी वैक्सीन की सेकंड डोज को कितना टाइम हो गया? सर आज 9 डे हो गया सेकंड डोज के। 9 डे, तो जनरली 14 डेज में हम कहते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो और 4-5 दिन की बात है, पर ये कि कुछ इम्यूनिटी तो अभी डेवलप हो चुकी है, आपको ऐसे आइवरमेक्टिन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि लोग बोल रहे हैं एयर बर्न हो गया। एयर बर्न हो गया जी? हाँ जी, तो जैसे लास्ट टाइम था हम सरफेस पे बहुत ध्यान रखते थे, बट एयर बर्न में हम कैसे फिर ध्यान रखेंगे? तो हमेशा मास्क लगा के रखें, घर में भी, बालकनी में भी, कैसे करें? ये वेंटिलेशन पर डिपेंड करता है। देखिए जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है वहां पर कोई चीज रुकेगी नहीं, और जहाँ जैसे हम लोग क्या क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। नहीं, जहाँ पे किसी भी जगह पर ना, देखिए जैसे आप कहते हैं कि मॉल में सेंट्रल एसी होता है, तो वो सेंट्रल एसी है तो जो हवा अंदर है वही अंदर है, वही ठंडी हो रही है। तो ऐसी जगह पर पॉसिबिलिटी धीरे वायरस के एक्यूमुलेट होने की ज्यादा है कि एक आदमी आया, वो खांस के चीख के गया, दूसरा आया, चौथा आया, तो वहाँ वायरल लोड बढ़ता है।
अगर आप पार्क में हैं जहाँ हवा चल रही है तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो हमें ऐसे क्लोज स्पेसेस को अवॉइड करना है जहाँ पे वायरल लोड बढ़ सकता है। तो वैसे तो जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाएं आपको मास्क लगा नहीं, वो तो हम डबल मास्क लगा रहे हैं, बट पर्सनल इसमें जैसे आप घर पे हैं, सब लोग की एसिम्प्टोमेटिक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वेंटिलेशन अच्छा है, तो इसमें ऐसा नहीं है। ईयरफोन का मतलब ये है कि वायरस एयर में सस्पेंड है और वो आपके सामने कोई पर्सन नहीं भी खांस छींक रहा तो भी आपको हो सकता है, इसका मतलब सिर्फ ये है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं सभी को सूचना देना चाहूंगी, कल हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से जुड़ेंगे, वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक सेशन लेंगे। तो आप सभी सेम लिंक पर अपने क्वेश्चंस के साथ में आ सकते हैं। और ये एक पहल जिंदगी के नाम है, उस जिंदगी को सलाम है जिसका जज्बा हम हिंदुस्तानी रखते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी सैटरडे, संडे और मंडे को जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हम इस समय रिलैक्सेशन दे पाए। आप लोग प्लीज चिंता मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, कहते भी हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन अपना तंदुरुस्त रखिए, पॉजिटिव विचारों को अपने दिमाग में आदान प्रदान करने दीजिए, और सबसे बड़ी बात है हिम्मत रखिए, क्योंकि हिम्मत और हौसला वो काम कर देता है जो शायद कोई दवा भी नहीं कर पाती। और कहते भी हैं दुआओं में इतनी ताकत होती है कि दवाइयां भी कुछ नहीं कर सकती। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अनूप जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जेके बस जी को कि वो आए और धन्यवाद दें। हमारे साथ अतुल जैन जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जी। जेके बस जी एन वत्स, ध्यानारायण वत्स जी, भारत विकास परिषद संकल्प शाखा की तरफ से आपको सबसे पहले तो डॉक्टर सपना बंसल को धन्यवाद करें, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से पूरा ऑर्गेनाइज किया है। और डॉक्टर साहब की हम हर बार वैसी तारीफ करते हैं, जितने लोग यहाँ पूछते हैं इंदिरापुरम में, सीधा सीधा नाम रेफर कर देते हैं कि हाँ डॉक्टर अनुपम को दिखा दीजिए। एक्चुअली हमारी आपकी मुलाकात कई बार हुई, हमारी फैमिली से भी लोग आते जाते रहते हैं और वैसे भी जानने वाले जाते हैं। हाँ, तो हमें डॉक्टर साहब का आज भी विचार उतने स्पष्ट और अच्छे लगे। डॉक्टर साहब हमें अच्छे इसीलिए लगते हैं कि ये कोई बात छिपाते नहीं है और किसी को डराते नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से लोगों को बता देते हैं कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, इस तरह से शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर साहब का नाम कोई भी मेरे से पूछता है इंदिरापुर में किसको दिखाना, डॉक्टर अनुपम को दिखाओ, तुम जाकर कोई बात में राजतंत्र को ऊपर रहते हैं। तो इसलिए इनसे हमारा सीधी पर्सनल मुलाकातें कम है, लेकिन जब भी हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब ने हमेशा अच्छे विचार दिए। और आज भी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक तो उन सबका भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने इसको लाइव किया और अच्छी प्रॉब्लम बता करके जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वो सब बताई गई। और डॉक्टर साहब ने उतने ही अच्छे ढंग से, जो मैं पहले भी इनका देखता रहता, उतने ही अच्छे ढंग से लोगों को जवाब भी दिया है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सवाल पूछने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऑर्गेनाइज करने से असलियत में लोगों को फायदा होगा। यही हमारी संस्था का भी यही उद्देश्य है कि कैसे हम सभी का भला कर सकते हैं। बहुत अच्छा उद्देश्य है आप लोग का, ये जो प्रयास है पूरी संस्था का, इसको बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और आप इसको आप आगे रखें क्योंकि इस समय इस तरह के प्रयासों की बहुत आवश्यकता है। और इस सब के लिए समाज के सदस्य के रूप में मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगी, इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों का मैं नाम ले पाऊं, कुछ लोगों का नहीं ले पाऊं। और इस पूरे टेक्निकल पार्ट में कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने वॉलंटियर अपना योगदान दिया है, जिसमें मैं नाम भी लेना चाहूंगी। हमारे साथ में विनय है, प्रशांत है, अभिषेक है, स्वाति है, तुषार है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी वजह से हम इस टेक्निकल पार्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो सभी का हृदय से धन्यवाद। रमा गुप्ता जी का भी हृदय से धन्यवाद। सभी को मैं नमन करती हूँ। और मैं जया जी को आमंत्रित करती हूँ। जया जी, आर यू देयर? शांति पाठ करके इस कार्यक्रम का समापन करें। जया जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी जया जी, 2 मिनट दीजिए जरा, 2 मिनट जी। जी हेलो। हाँ जी जी जया जी। जैसा कि अभी आजकल माहौल है कि रोग फैला हुआ है, तो उसमें एक रोग नाशक मंत्र है, उसको मैं बोलना चाहूंगी
तो स्टार्ट करती हूँ। जया जी वॉइस नहीं आ रही है आपकी, प्लीज। एक मिनट। अजय गुप्ता जी को भी मैं देख रही हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू जी। रुष्टा तु कामान सकलान बेष्टान कामाभिदाना। आपका माइक म्यूट हो गया है जया जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके ओके थैंक यू। तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान कामाश्रिताना नराणाम त्वमाश्रिता है शतनाम भयान्ति गान शेषान पंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। धन्यवाद। थैंक यू जया जी, थैंक यू। और केसी गर्ग जी को, एस के गुप्ता जी को और शिव मित्तल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे विचारों के साथ रहिए और हमेशा अच्छे भाव से कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। बहुत बड़ा ना कर पाए तो छोटा करिए, जीवन में बहुत सुकून मिलता है, रात में नींद बहुत अच्छी आती है। अपने मनुष्य जीवन को जरूर सफल करिए। इन्हीं आशाओं के साथ में, शुभकामनाओं के साथ में मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। कल सेम लिंक पर हमारे साथ में मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर जुड़ेंगे। आप शाम को 6 बजे इस लिंक को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को पुनः नमन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी।